उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण का अर्थ एवं प्रकार, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, विचार संप्रेषण, इन सभी तथ्यों पर इस टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन फॉर डीएसएसबी एंड उत्तराखंड एलटी। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कशन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विचार संप्रेषण और अंतः वैयक्तिक संप्रेषण पर, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं और संप्रेषण को किन किन बातों पर संप्रेषण निर्भर करता है, ठीक है, और संप्रेषण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं। आज हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देरी ना करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड। तो कम्युनिकेशन जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी युक्ति है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों को अपने तक पहुंचाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन शब्द संप्रेषण अर्थात संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी एक डेफिनेशन और है, संप्रेषण संदेश संप्रेषित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषक तथा श्रोता। संप्रेषक क्या होता है फ्रेंड? संप्रेषक का मतलब है जो अपनी बातों को कह रहा है। जैसे मैं अभी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं संप्रेषक हूँ और आप जो इसको सुन रहे हैं आप श्रोता हैं, ठीक है ना। तो जब किसी संदेश या को संप्रेषित करने की वह प्रक्रिया जिसमें संप्रेषक तथा श्रोता आपस में सूचनाओं, विचारों, अनुभवों और भावनाओं तथा ज्ञान आदि का संकेतों द्वारा आदान प्रदान करता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण भी होता है, अशाब्दिक भी होता है, ठीक है। जैसे आपके भाषाएं तीन प्रकार के होते हैं, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो आप लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ संकेत से, यानी कि आप कोई इशारे के बल पे भी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सब मिला के है संप्रेषण, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपके हिंदी के अंतर्गत आपका आता है कि भाषाएं तीन प्रकार की होती है, सांकेतिक, लिखित और मौखिक, ठीक है ना। तो वही सब है, तो वही चीज़ संप्रेषण को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। संप्रेषण के लिए भी वही चीज़ होती है। अब होता क्या है, तो संप्रेषण करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है संदेश, यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं, और दूसरा होता है माध्यम जिसके द्वारा ये बात पहुंचती है, और तीसरा होता है डिकोडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। डिकोडिंग क्या चीज़ होती है इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो संदेश क्या होता है फ्रेंड्स? संदेश का मतलब है सूचनाएं, यानी कि सूचनाओं का संग्रह, यानी कि जिस बात को हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मैं संप्रेषण के टॉपिक को आपके तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ये मेरा संदेश है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास संदेश है जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन इसको आप तक पहुंचाने के लिए अभी माध्यम क्या है फ्रेंड्स? माध्यम है मोबाइल सिस्टम या यूट्यूब चैनल, ठीक है फ्रेंड। तो ये सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो हमारे यहाँ पर माध्यम का काम कर रहा है, और यही सॉफ्टवेयर जो है इसको डिकोडिंग करके आप तक इसको पहुँचा रहा है, और आप हैं यहाँ पर प्राप्तकर्ता, ठीक है फ्रेंड्स। हम प्रेषक का काम कर रहे हैं, और ये मोबाइल सिस्टम और ये जो हमारा कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस जो बीच में चल रहा है सॉफ्टवेयर के द्वारा और नेटवर्किंग के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं माध्यम। और तीसरा, जब आप ये सूचना जैसे पहुंच रही है डिकोडिंग करके, तो ये आप प्राप्तकर्ता की यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो किसी भी संदेश का मतलब होता है सूचनाओं का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सूचनाओं के संग्रहण को ही संदेश कहते हैं। अब संदेश को जिस उपकरण के द्वारा भेजा जाता है उसे हम माध्यम कहते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। जिस उपकरण द्वारा हम संदेश को भेज रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे माध्यम कहेंगे फ्रेंड, ठीक है नहीं। तो वो हमारा माध्यम का काम करेगा।
थर्ड पॉइंट हमारा होता है डिकोडिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेत या प्रतीकों का कूटतानुवाद कर संदेश ग्रहण करता है। तो वह प्रक्रिया डिकोडिंग क्या है कि एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला, यानी कि जिस तक संदेश पहुंचना है वो व्यक्ति, जिस तक संदेश पहुंचना है उस व्यक्ति द्वारा संदेश स्रोत से प्राप्त संकेत या प्रतीकों का कूटता अनुवाद करके संदेश ग्रहण किया जाता है, यानी कि वो सूचना को अपने पर ग्रहण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाती है डिकोडिंग। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि वो क्या करता है, उस प्रतीक को, जिस प्रतीक से वो भेजा गया है उसको कूटता अनुवाद करके, कूटता अनुवाद का मतलब होता है अपने उसमें ट्रांसलेशन करना। जैसे होता क्या है कि जो मैं सूचना यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये जब कम्युनिकेट हो रहा है फ्रेंड्स, यानी कि मेरे से आप तक जो पहुँच रहा है इन माध्यमों से, नेटवर्किंग माध्यम से, तो ये नेटवर्किंग माध्यम जो क्या करता है, इसको नेटवर्किंग रूप में इसको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ना, एक जो है आपका सॉफ्टवेयर फॉर्म में ये चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर से जब ये साउंड रूप में निकलता है तो जैसा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सेम टू सेम आप तक वो ऐसे ही पहुँचता है। तो इसको कूटता अनुवाद कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो उससे जो है आप जो है प्राप्तकर्ता संदेश को ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास संप्रेषण के लिए 3 चीज़ें होनी जरूरी है, एक तो प्रेषक, दूसरा माध्यम और तीसरा होना चाहिए प्राप्तकर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। तो डिकोडिंग आप समझ गए होंगे। तो डिकोडिंग का मतलब होता है कि वही प्रक्रिया जो संदेश भेजा गया है उस संदेश को उसी रूप में दोबारा प्राप्त करना, उसको डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से भेजा तो मैं जो बोल रहा हूँ और जिस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारा एक्सप्लेनेशन बीच के नेटवर्किंग के मार्ग के दौरान वो चेंज होता रहता है सॉफ्टवेयर फॉर्म में और नेटवर्किंग फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसके बाद जब आप तक पहुँचता है तो आपके पास उसी रूप में पहुँचता है जिस रूप में यहाँ से भेज रहा हूँ, तो उसका कूटता अनुपात पुनः हो जाता है। ठीक है ना, अब संप्रेषण के प्रकार फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करेंगे संप्रेषण के प्रकार। तो समाज और व्यक्ति के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब संप्रेषण 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक तो होता है वैयक्तिक संप्रेषण और एक होता है सामाजिक संप्रेषण। तो वैयक्तिक संप्रेषण क्या चीज़ है फ्रेंड, मैं आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में बता देता हूँ कि वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित हो। ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जा रहा हो और 1 या 2 व्यक्तियों तक ही उसने पहुंचना हो, तो उसको कहते हैं वैयक्तिक संप्रेषण। एक होता है सामाजिक संप्रेषण। सामाजिक संप्रेषण का मतलब है कि वो पूरे सोसाइटी के लिए वो यूज़फुल हो। ठीक है, उसको सामाजिक संप्रेषण कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल जाते हैं तो सोशल कर दी जाते हैं, तो वो सोशल क्या है, वो सामाजिक संप्रेषण है भाई। उसको हम एक के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो प्रॉपर उस सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले या उस टॉपिक को से रिलेट करने वाले हर व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचती है, तो इसको कहते हैं हम सामाजिक संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण 2 प्रकार के संप्रेषण हो गए हैं। अब ये जो वैयक्तिक संप्रेषण है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और एक होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अब वैयक्तिक संप्रेषण और अंतर वैयक्तिक संप्रेषण में क्या अंतर है फ्रेंड, आप समझ सकते हैं। अंतः व्यक्ति का मतलब अपने लिए और अंतर व्यक्ति का मतलब अपने के अलावा किसी और के लिए। ठीक है ना, अंतः व्यक्ति का मतलब केवल अपने लिए और अंतर व्यक्ति का मतलब जिसको आप दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अंतः व्यक्ति का मतलब होता है आत्मगत करना, यानी कि अपने के लिए, केवल स्वयं अपने लिए। ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति प्रेषक भी होता है, वही प्राप्तकर्ता भी होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसमें क्या है कि वही व्यक्ति प्रेषक भी है और वही क्या है, प्राप्त करने वाला भी है। तो आप देख रहे होंगे जब कभी कभी कोई भी व्यक्ति होता है मन में सोचता है, ठीक है ना, मन में सोचता है, कोई भी चीज़ देखता है, कोई भी चीज़ पढ़ता है, खुद ही पढ़ता है, खुद ही उसको गहन अध्ययन करता है, खुद ही उसको सीखता है। जैसे कोई बुक होती है, अब उस बुक को क्या है, हम ही पढ़ रहे हैं और हम ही उसको जोर जोर से पढ़ रहे हैं और हम ही उसको आत्मसात कर रहे हैं, यानी कि हम ही उसके अंदर जो बातें कही गई है उसको हम मनन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये अंतःवैयक्तिक संप्रेषण है फ्रेंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि आत्मगत करने वाला संप्रेषण। ठीक है, दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या चीज़ है, अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है बाह्यगत, यानी कि जिसमें संप्रेषक जो है कोई और ही है। ठीक है, प्रेषक कोई और ही है, प्राप्तकर्ता कोई और ही है, यानी कि प्रेषक एक जो व्यक्ति है वो प्राप्तकर्ता नहीं है, प्रेषक कोई और है लेकिन प्राप्तकर्ता कोई और है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाह्यगत भी इसको कहते हैं। वैसे इसका जो है अंतर्व्यक्तिक इसके लिए बनाया गया शब्द, बहुत अच्छा वर्ड है अंतर्व्यक्तिक
और अंतःवैयक्तिक तो आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति द्वारा खुद के लिए बनाया गया कोई भी प्रोग्राम हो तो वो क्या है, अंतर्वैयक्तिक है, जिसमें वो आत्मगत होता है, ठीक है ना, खुद पे होता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है बाह्यगत होता है, उसमें दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, प्रेषक और प्रापक, यानी कि प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है ना, ये अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, ये तो हमारे थे संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो वैयक्तिक संप्रेषण, दूसरा होता है सामाजिक संप्रेषण। और हमने डिस्कस किया वैयक्तिक संप्रेषण के दो भाग, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारे वैयक्तिक संप्रेषण के दो हिस्से। ठीक है, अब आता है सामाजिक संप्रेषण। तो हमारा संप्रेषण का जो मुख्य भाग है वो दूसरा ये है सामाजिक संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या है कि इसमें ऐसा नहीं कि एक संप्रेषक है, एक बोलने वाला है और कोई सूचना को भेजने वाला और केवल दूसरा उसको देख रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ समाज में सबके लिए ये होता है। तो संदेश या सूचना सामाजिक रूप से संप्रेषित की जाती है और वह समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए होती है। तो यहाँ पर प्रापक की जो संख्या होती है, प्राप्तकर्ताओं की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इसको कहते हैं हम सामाजिक संप्रेषण, यानी कि ऐसा संप्रेषण जिसमें प्राप्तकर्ताओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो है समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये होती है सूचना, और इसमें जो प्रापक जो होते हैं, प्राप्तकर्ता जो होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कहते हैं हम सामाजिक संप्रेषण। तो समझ के होंगे, यानी कि एक प्रेषक है और हाँ, प्रेषक जो है वो तो एक ही है, लेकिन जो इसको प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ताओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको एक साथ सब प्राप्त कर रहे हैं। तो इट मीन्स इसको कहते हैं सामाजिक संप्रेषण फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये है। आगे हम डिस्कशन करते हैं फ्रेंड, आगे डिस्कशन करेंगे। तो संचार प्रणाली में अब देखिए, संचार प्रणाली में जो हमारे में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर जो संप्रेषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, संचार के हिसाब से संप्रेषण जो है 4 प्रकार का होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, तीसरा होता है समूह संचार संप्रेषण, और चौथा होता है जन संचार संप्रेषण। ठीक है, तो हैं तो ये वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण के ही भाग हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी बार ये TGT जो परीक्षा होती है LT में, उत्तराखंड LT में, तो वो इसको भी पूछ देता है कि संचार प्रणाली में संख्याओं के आधार पर संप्रेषण होते हैं। तो आपको पता है संप्रेषण नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, सामाजिक संप्रेषण होता है। लेकिन जो संचार प्रणाली के आधार पर, अगर संचार प्रणाली के आधार पर उसमें जो शामिल लोगों की संख्या के आधार पर, देखिए अब शामिल लोगों के आधार पर कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, दूसरा हो गया अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, तीसरा हो गया समूह संचार संप्रेषण, और चौथा हो गया जन संचार संप्रेषण। तो फ्रेंड्स, बहुत नोटेबल पॉइंट है जिसको हमें नोट करना पड़ेगा। तो ये है, तो ये होते हैं 4 प्रकार के संप्रेषण। ठीक है, तो अंतःव्यक्ति संप्रेषण तो आपको पता है कि व्यक्ति विशेष के लिए होता है, और अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा 2 व्यक्ति इसमें होते हैं, एक भेजने वाला और एक दूसरा उसको प्राप्त करने वाला। तीसरा होता है समूह संचार। समूह संचार प्रणाली द्वारा क्या होता है, इसमें क्या है कि समूह संचार में क्या है कि एक भेजता है और दो से अधिक लोगों को तक पहुंचता है, और जन संचार वाले में तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों तक ये सूचना पहुंचती है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे 4 प्रकार के, पहला अंतःवैयक्तिक, दूसरा अंतर्व्यक्ति संचार, तीसरा है समूह संचार, और चौथा है जन संचार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 4 प्रकार के जो है संचार प्रणाली के में लोगों की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से जो 2 भाग हैं अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये तो आपके वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, और जो समूह संचार और जन संचार है वो सामाजिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, कि समूह संख्या के आधार पर जो है आपका संचार प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार पर संचार प्रणाली 4 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आगे डिस्कशन करते हैं फ्रेंड। आगे है शब्द और संकेत के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। देखो, अब शब्दों के आधार पर देखो हमने डिस्कशन किया समूह के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब शब्दों के आधार पर देखिए, LT परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अंदर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो शब्द और संकेत के आधार पर जो है संप्रेषण के प्रकार, तो शब्द के आधार पर और संकेत, शब्द और संकेत के आधार पर हमारे 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण
और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो जो शाब्दिक संप्रेषण है उसमें भाषा का प्रयोग होता है, जिस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि वो सांकेतिक संप्रेषण होता है। ठीक है। और जो शाब्दिक संप्रेषण है फ्रेंड, वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित और एक मौखिक। ठीक है ना। शाब्दिक में क्या होता है, या तो आप लिख के बताएंगे या बोल के बताएंगे, तो दो ही प्रकार का तो संप्रेषण होगा। लेकिन जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसमें केवल संकेतों के आधार पर या इशारों के आधार पर संप्रेषण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है इसके अंतर्गत, तो शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। और शाब्दिक संप्रेषण भी आपका दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। तो लिखित वाले को मुद्रित भी कहते हैं। देखो शब्द बहुत क्रिटिकल आते हैं एलटी परीक्षा में। पेपर कठिन नहीं होता, लेकिन पेपर कठिन लगता है। क्यों लगता है भाई? पेपर कठिन इसलिए लगता है कि कुछ लैंग्विस्टिक चेंजेज अगर आते हैं, तो अगर आपने गहनता से स्टडी नहीं किया है तो आपके लिए वो पेपर कठिन हो जाता है। और उसी क्वेश्चन को आप, अच्छे क्वेश्चन को भी आप सरल क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। तो शाब्दिक का मतलब है जिसमें दो प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। अब लिखित का मतलब आप समझ गए, मुद्रित। मुद्रित का मतलब छपा हुआ। ठीक है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखित है मेरे पास डिटेल जो है, तो ये मुद्रित है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, मौखिक है। तो आपके पास दोनों प्रकार से संकेत पहुँच रहे हैं, एक लिखित यानी कि मुद्रित संकेत पहुँच रहा है और एक मौखिक संकेत पहुँच रहा है फ्रेंड। ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें जो हमारा ये लिखित लिखित वाले को हम मुद्रित भी कहते हैं और मौखिक वाले को अमुद्रित भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अशाब्दिक जो होता है वो संकेतों के आधार पर और इशारों के आधार पर उसमें बातें की जाती, कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है ग्रेप वाइन संप्रेषण। अब फ्रेंड्स आता है ग्रेप वाइन संप्रेषण क्या है। तो अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत ये भी ग्रेप वाइन संप्रेषण जो है वो अनौपचारिक संप्रेषण है। जब किसी समूह में किसी को भी किसी से किसी भी तरीके से बात करने की आज़ादी हो तो उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि किसी भी समूह में हो और किसी को भी किसी भी तरीके से बात करने की आज़ादी हो, तो उसको क्या है, उसको कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। यानी कि इसमें क्या है कि लिमिट नहीं है किसी चीज़ की, यानी कि आप कुछ भी किसी हिसाब से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी प्रकार से बोल सकते हैं और किसी भी तरीके से अपनी बातों को कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रेप वाइन संप्रेषण। ना तो आपको लिखित में कहने की बाउंडेशन हो, ना आपको मौखिक में बोलने की बाउंडेशन है, ना आपको संकेतों में बोलने की बाउंडेशन है। आप किसी भी बात को करते वक्त बीच में लिख के भी कह सकते हैं, बोल के भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आप इशारे से भी समझा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे एक क्लास में एक टीचर होते हैं, एक टीचर क्या करते हैं, तीन प्रकार से हमें संप्रेषण करते हैं। तो ग्रेप वाइन संप्रेषण मेथड्स हमको पढ़ाते हैं, जिसको हम अनौपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं। तो किसी भी समूह में अगर क्लास में जो है बात कहनी हो तो टीचर क्या करते हैं, कुछ बातें बोर्ड पे लिख देते हैं, कुछ बातें बोल के बता देते हैं और कुछ बातें वो इशारों से बता देते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखें ये करके, तो उसको क्या कर देंगे, वो इशारे में उस वस्तु को उठाकर दूसरी जगह पर रख के दिखा देते हैं। तो इसमें क्या है, वो अगर वो फोर्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि बल वाले टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वस्तु को धक्का देंगे। तो वहाँ पर क्या है, इशारे से हो रहा है, कार्य भी हो रहा है, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं बल, तो वो क्या है, बल या न्यूटन या जिसके बारे में भी वो डिस्कशन करेंगे, तो उस चीज़ को लिख सकते हैं बोर्ड पे और बोल के वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं ग्रेप वाइन संप्रेषण फ्रेंड। ठीक है ना। इसको अनौपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं, औपचारिकता नहीं है इसमें तीनों प्रकार के संप्रेषण के लिए छूट है। शाब्दिक अशाब्दिक में दोनों प्रकार के, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों की छूट है। शाब्दिक के अंतर्गत भी आपके लिखित हो चाहे मौखिक हो, दोनों प्रकार का संप्रेषण यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे संप्रेषण को कहा जाता है ग्रेप वाइन संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो औपचारिक संप्रेषण है, तो औपचारिक संप्रेषण का तो आपको क्लियरिफाई वैसे ही हो गया होगा, क्योंकि अनौपचारिक संप्रेषण की ग्रेप वाइन संप्रेषण आपके समझ में आ गया। तो औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या है, उसमें तो एक सिस्टम होता है, एक विधि होती है, किसी भी तरीके से समझाया जाता है जिसकी विधि विधिवत हो और वैज्ञानिक हो, तो उसको औपचारिक संप्रेषण कहा जाता है कि भाई इस संप्रेषण के दौरान हमें ऐसा ही करना है, यानी कोई भी चीज़ हमको लिखित ही बतानी है। ठीक है ना। जैसे या कोई भी चीज़ मौखिक ही बतानी है या हमको कोई चीज़ इशारे में ही बतानी है, तो ये क्या है, ये औपचारिक संप्रेषण, यानी कि इसमें औपचारिकता को रिप्रेजेंट फॉलो किया जाता है। ठीक है। तीसरा होता है एकल संप्रेषण। एकल संप्रेषण क्या है कि उसमें जो है सीधे सीधे कार्य होता है, यानी कि जब संदेश एक तरफा ही हो, यानी कि एक ही उसका मार्ग हो, केवल भेजना और प्राप्त करना। ठीक है ना। एक ने भेज दिया और दूसरे ने प्राप्त कर लिया, तो उसको एकल संप्रेषण कहा जाता है। तो ये जो संप्रेषण होता है वो जनसंचार के लिए होता है। जैसे
हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी और यूट्यूब पर अधिकांश लोगों तक ये पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति को हम एकल संप्रेषण ही कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। यह अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक से मतलब नहीं है, यहाँ पे एकल संप्रेषण इनके सामाजिक रूप से एकल संप्रेषण, यानी कि एक व्यक्ति ने कहा और बहुत सारे व्यक्तियों ने उसका उसको फॉलो किया, तो इट मीन्स वो क्या है, वो एकल संप्रेषण है। तो ऐसे संप्रेषण को एकल संप्रेषण कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं प्रभावशाली संप्रेषण में बाधाएं। अब देखिए, एक प्रभावशाली संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर आप कम्युनिकेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं, तो इफ़ेक्टिव वे में अगर आपने कम्युनिकेशन किया, आपने संप्रेषण किया, किसी तक अपनी बात को बहुत इफ़ेक्टिव वे में समझाई, तो उसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो देखिए बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। एक तो होता है नंबर फर्स्ट भौतिक बाधाएं, यानी कि वातावरण और सुविधाएं। देखिए फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पर जैसे इस क्लास को करा रहा हूँ, तो मैं संप्रेषण के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और मेरे बगल में दो लोग बैठ के बातें कर रहे हों। ठीक है ना। तो दो लोग बातें कर रहे हो तो मैं अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें क्या है कि ये एक वातावरणिक बाधा है, यानी कि वातावरणिक बाधा। सुविधाओं का अभाव, जैसे अगर मैं इसी चीज़ को, संप्रेषण को आपके सामने एक बोर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा होता और अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता, तो विद एग्जांपल आपको दिखा भी रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचता। तो ये क्या है, सुविधाओं का अभाव। ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन हमें क्या है, हमें सूचनाओं को पहुंचाना है, हमें अपने प्रिपरेशन करनी है, तो इस चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। तो भौतिक बाधाएं इन्हीं को कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है ना। तो हमारे सामने माना अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर म्यूजिक लगा लेता है, मोबाइल में गाने लगाता है और हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, वो क्या है, एक वातावरण को नुकसान हो रहा है। वातावरणिक हमारे लिए क्या है, वो बाधा है। ठीक है ना। वह उससे हमारा ध्यान क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये एक बाधा है। जैसे अगर हम किसी बुक से पढ़ रहे हैं और हमें आत्मसात करनी हो बातें, जैसे अगर हम किसी बुक में पढ़ रहे हैं, चलो हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमको उसको सीखना, और बगल में कोई व्यक्ति जो है आके वहाँ पे म्यूजिक बजा रहा है और हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और वो म्यूजिक बजा रहा है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम बुक के साथ संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। जो हम एकल यानी कि अंतःवैयक्तिक जो स्टडी कर रहे थे वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये होता है, इसको बाधाएं या वातावरण या सुविधाओं का के कारण जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। दूसरा होता है अत्यधिक भार की बाधाएं। अब देखिए, अत्यधिक भार की बाधाएं का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत थके पटाए हैं और बहुत सारा वर्क करके अपनी बातों को कह रहे हैं, यानी कि आप कभी टीचर होते हैं कि 2-2 3-3 4-4 घंटे पढ़ा लेते हैं और उसके बाद उनको जो पढ़ाना होता है वो क्लास उनकी थोड़ा टफ दिक्कत करती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अत्यधिक भार का मतलब है कि वो पूरा थक चुके हैं लेकिन फिर भी उनको क्लास करानी पड़ रही है। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, संप्रेषण में बाधा है, यानी कि टीचर अपनी उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाते हैं जैसा वो एनर्जी उसमें देना चाहते हैं। ठीक है ना। अन्य क्लासों को अच्छे से पढ़ाए, लेकिन जब आप वो थक गए तो उसके बाद उस क्लास को ढंग से नहीं करा पा रहे। तो एट मीन इसका मतलब क्या है, जो बच्चे उस क्लास को पढ़ रहे हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ढंग से, वो उसको डिकोडिंग नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है, वो संप्रेषण में बाधा ही तो है। ठीक है ना फ्रेंड। तो अत्यधिक भार भी इसमें बाधा होती है। तीसरी होती है भाषा की बाधा। अब भाषा की बाधा क्या है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड, हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं और कोई व्यक्ति तक उसको पहुंचना है और हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी भाषा में, यानी कि जो भाषा वो जानते ही ना हो, तो उस भाषा में अगर हम समझा रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, तो वो बच्चा, जो बच्चे तक वो बात पहुंचेगी, जिस व्यक्ति विशेष तक वो बात पहुंचेगी, वो उस बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि अगर हमारे देश से कोई अदर कंट्री में जाता है, या आप समझ लीजिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं या कोई भी जगहों के लोग हों, अगर वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानते, अगर हम लोग अगर तमिल भाषा हम नहीं जानते और तमिल भाषा के बीच में अगर हमें कोई तमिल भाषा में हमें समझा रहे हो, कोई टॉपिक पे पढ़ा रहे हो, तो हमारी समझ में नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा संबंधी बाधा है, यानी कि वो प्रभावशाली संप्रेषण में हमारी, वो तो अपनी ओर से पूरा इफेक्ट कर रहे हैं, बट वो तो अपनी ओर से इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। भाई जब अगर हमको भाषा ही समझ में आती तो हम संप्रेषण कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड, तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। तो ये भाषा संबंधी बाधा है। माध्यम संबंधी बाधा है। अब देखिए, जिस माध्यम से वो बात पहुंच रही है, अगर वो माध्यम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉल्टेज हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा पूरे ढंग से।
आप देख ही रहोगे कि कितनी बार हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो क्या होता है कि दूसरी साइड से बात आवाज़ नहीं आती है साफ साफ, बीच में क्या होता है कोई ध्वनि उत्पन्न हो जाती है अपने आप ही कम्युनिकेशन के दौरान, तो वो ध्वनि के कारण हमारी बातें आपस में नहीं सुनाई देती हैं। तो क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई या तो नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये सब कुछ होता है ज़्यादातर, तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं जिस कारण से हम बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। या क्या होता है कि भाई बगल में डीजे लगा हुआ है और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी ध्वनि, उनकी ध्वनि जो मोबाइल में जो बोल रहे हैं उनकी ध्वनि के कंपेयर में डीजे की ध्वनि ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या हुआ, आप तक वो बात नहीं पहुँच पाई। तो ये क्या है, ये माध्यम संबंधी बाधाएं, ठीक है ना। उसके बाद मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, भाई आप मानसिक तौर से उस बात को सुनने के लिए ये तैयार हैं या नहीं हैं, ये भी डिपेंड करता है। अब कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत फ्रेंड्स समझिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसको ज़बरदस्ती उसको क्लास में बिठा दिया, लो भैया इसको पढ़िए, अरे वो व्यक्ति वो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है, वो बेचारा क्या पढ़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से, वो मानसिक रूप से वैसे ही परेशान है, तो वो क्या पढ़ेगा उस सब्जेक्ट को। जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो अपने आप ही सीखेगा, है ना। तो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम भी होती हैं। पृष्ठभूमि की बात है, यानी कि पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड का मतलब है कि अब व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति है उसको आप हायर लेवल का पढ़ाने लग गए और उसको बेसिक ही नहीं आता, है ना। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को 2 4 5 की तो टेबल आती नहीं है, आप उसको सीधा 18 19 20 की टेबल पढ़ाने लग गए, तो क्या है, पृष्ठभूमि की बाधा ही तो है। उस बच्चे का क्लास तो वो बड़े क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसको 5 तक की टेबल याद नहीं, तो आप उसको 15 18 20 की टेबल अगर उसको सिखाने लगे तो क्या करेगा, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो वो क्या है, उससे आपका संप्रेषण में बाधा आएगी, यानी कि आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, जबकि अन्य बच्चे समझ रहे हैं, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं है समझ पा रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या है फ्रेंड्स, पृष्ठभूमि की बाधा, ठीक है ना। और उसके अलावा लास्ट जो आपकी जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले बाधाएं हैं, वह है प्रबंधकीय बाधाएं। तो कहीं कहीं पर जो है व्यवस्थाओं का अभाव भी होता है, और किस व्यवस्था किसके अंतर्गत है उस पर भी डिपेंड करता है। आप संप्रेषण के अंतर्गत, जैसे क्लास में है, अगर विद्यालय के अंदर एक अच्छा प्रबंधन नहीं है, एक अच्छे प्रिंसिपल का अच्छा माहौल नहीं है, या विद्यालय में टीचरों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा तालमेल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक टीचर नहीं पढ़ा रहे तो दूसरा भी नहीं पढ़ाएगा, दूसरा नहीं पढ़ाते तीसरा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रिंसिपल का कोई प्रेशर नहीं है, प्रबंधन की ओर से कोई प्रेशर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो इससे क्या होगा, बच्चों के प्रति जो टीचिंग का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो बच्चे के प्रति समर्पण होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रबंधकीय बाधाएं हैं, क्योंकि एक प्रबंधन व्यवस्था जो है उसको अपने ओर से ढंग से नहीं डील कर पाई, जिससे टीचर भी मानसिक तौर पे भी दिक्कत में आ सकते हैं, या वो किसी कारणवश अपनी क्लास को सही से नहीं करा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे संप्रेषण को प्रभावित करती हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यही है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के प्रकार, शाब्दिक अशाब्दिक, ठीक है ना। और उसके अलावा समूह के आधार पर संप्रेषण के 4 प्रकार, आपके अंतः संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, और तीसरा आपका जन संप्रेषण, ठीक है ना। वैयक्तिक संप्रेषण, जनसंख्या के आधार पर ये 4 प्रकार के आपके संप्रेषण हैं। और इसके अलावा जो है आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं फ्रेंड, तो ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फ्रेंड, और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी एलटी की प्रिपरेशन, टीजीटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। यही आपका चांस है जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। तो प्रत्येक टॉपिक को, जो भी इसके अंतर्गत टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो हमारा उत्तराखंड एलटी के अंतर्गत है संप्रेषण का टॉपिक, तो मैंने वहीं से इसको लिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा संप्रेषण के, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, शब्द और संकेत के आधार पर जो संप्रेषण है, जनसमूह के आधार पर जो संप्रेषण है, ये कितनी संख्या इनकी है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और मुख्य तौर पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आप अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ फ्रेंड्स आपको आपकी इस परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।